हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन दोस्तों। कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। सेकंड एंड थर्ड ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स आज हम लोग देखेंगे, है ना। उससे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। एक बार ऐसे मैंने पहले भी विश कर दी आपको, है ना। 1 जनवरी की करंट अफेयर क्लास आई थी। सेकंड एंड थर्ड जनवरी की आज हम लोग करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि मैंने आपको दिए थे आपके टेलीग्राम चैनल A1 IAS ऑफिशियल पे, ठीक है। तो @A1 IAS को आपको फॉलो कर लेना है और वहां से टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकल कर आने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से कवर करके करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ये सारे करंट अफेयर्स आपको बताए थे, ये सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे 1 जनवरी की क्लास देखो मेरी। 1 जनवरी 2025 की क्लास देखो, उसमें ये सारे करंट अफेयर्स आपके जितने भी डाउट है सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरोज स्पेसएक्स मिशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि स्पेसएक्स मिशन किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। आपको ध्यान रखना है, नाम से हो सकता है थोड़ी सी गलती हो जाए, आप सोचोगे कि हिंदी टाइप का कुछ नाम होगा, तो आपको ध्यान रखना है स्पेसएक्स मिशन इसरो ने लॉन्च किया। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेस में डॉकिंग एंड अनडॉकिंग करना। बी इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिसने भी गलती की है वो ध्यान रखेगा, स्पेस डॉकिंग इज द करेक्ट आंसर। किसका मिशन है? स्पेसएक्स का मिशन है, डॉकिंग करना, है ना। डॉकिंग अनडॉकिंग क्या होता है ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट को हमें लेकर जाना होता है स्पेस में, तो हम लोग उसको इस तरीके से नहीं लेके जाते, हम उसको पार्ट बाय पार्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है इंडिया ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसरो ने लॉन्च किया था स्पेसएक्स मिशन, कब किया था? 30 दिसंबर 2024 को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेन क्वेश्चन क्या बनेगा? मेन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से रॉकेट से किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से रॉकेट से किया है। PSLV से किया है, PSLV C60 रॉकेट से किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस बार जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, BPSC 71st, BPSC 72nd, BPSC, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। यूपीएससी में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हु कैन इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर बिल इन इंडिया, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? पहला ऑप्शन देखिए, ओनली अ मिनिस्टर। रॉन्ग, सिर्फ मिनिस्टर नहीं कर सकता। एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर। सी है, ओनली लोकसभा मेंबर्स। फोर्थ, विद प्रेसिडेंट अप्रूवल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई भी एमपी कर सकता है जो कि मिनिस्टर ना हो, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में हो कि सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स ही कर सकते हैं या अपोजिशन पार्टीज के एमपी ही कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, कोई भी एमपी करेगा, बस वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वो मिनिस्टर नहीं हुआ, दैट मींस कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके अलावा कोई भी जो एमपी है, वो अगर कोई भी बिल आता है तो वो कौन सा बिल कहलाएगा? वो कहलाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड वुमेन फ्रॉम वर्किंग इन एनजीओ, ठीक है। अभी कौन सी कंट्री ने रिसेंटली बैन किया है वुमेन को एनजीओ में काम करने से? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान में अभी हाल फिलहाल में ही वुमेन को हेल्थ सेक्टर में भी काम करने से मना कर दिया था, है ना। प्लस उनको बिना कुछ बिना मतलब बिना पूरी बॉडी में से कुछ भी उनका थोड़ा सा पार्ट भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ये भी फरमान जारी किया गया था। कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान है और तालिबान के ही 15,000 फाइटर्स अभी कहाँ पहुंच गए थे? पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंच गए थे। किससे बदला लेने के लिए? पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी, है ना। एयर स्ट्राइक करी थी कहाँ पे? पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर। क्यों कही थी? क्योंकि पाकिस्तान को मारना था तहरीके तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स के ऊपर। वो मार के किसके आगे? मार के आगे वो अफगानिस्तान की महिलाओं को और बच्चों को, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। इस टाइप से आपको लिंक करके पढ़ना होगा, तभी चीजों को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। फिर तालिबान ने बदला लिया तो कितने लोगों को? 20 के अराउंड लोगों को मार दिया। किसने? तालिबान ने, पाकिस्तान के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच कंट्रीज एक्टिंग प्रेसिडेंट वाज रिसेंटली इम्पीच्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना। एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करिए, सिर्फ प्रेसिडेंट की नहीं, प्रेसिडेंट में तो कोई एक दो ऑप्शन और हो सकते हैं, पर अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था? यून सुक्योल, है ना। यून सुक्योल को पहले इम्पीच करा गया। इम्पीच करने के बाद इनको सजा तक पहुंचाने का काम किसका था? एक्टिंग प्रेसिडेंट का था, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था हान डक्सो। ये आपको ध्यान रखना है, हान डक्सो। बट हान डक्सो जो है, इन्होंने ये काम करने से, अपना कर्तव्य पूरा करने से मना कर दिया और उस वजह से इनको भी इम्पीच कर दिया गया और अब वहां के नए
एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये दोनों ही इम्पीच हो चुके हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं साउथ कोरिया की हिस्ट्री में, ऐसे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं जिन्हें इम्पीच किया होगा गया हो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझते हुए आगे चल रहे हैं। साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। Where has the Indian Army recently installed a statue of शिवाजी महाराज, ठीक है। शिवाजी महाराज का स्टैचू अभी रिसेंटली हमारे इंडियन आर्मी ने कहां पे इंस्टॉल किया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पैंगोंग सो लेक पे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी ऑलरेडी मैं आपको करा चुका था। कितने फीट का है ये चीज आप मुझे बताएंगे। पैंगोंग सो कितने हजार फीट पे है ये चीज आप मुझे बताएंगे। अराउंड 14,000 फीट के आसपास है, 14,500 फीट। ये एक बार एग्जैक्ट देख लेना। इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे, है ना। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स पे जाएंगे। आज का जो करंट अफेयर्स है वो 2 एंड 3 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स है, ठीक है। बट उससे पहले देख लेते हैं कि अभी न्यूज में क्या चल रहा है, लोग किस पे बातें कर रहे हैं। तो लोग बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में ही न्यू ओरियन में हुए एक अटैक के बारे में, ठीक है। न्यू ओरियन क्या है? एक सिटी है यूएसए में, जैसे कि पटना सिटी है बिहार में, इंडिया में, तो वैसे न्यू ओरियन एक सिटी है साउथ में यूएसए की। वहां पे अभी हाल फिलहाल में एक रेडिकल व्यक्ति ने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, है ना। सेम उसी तरीके से जैसे भी हाल फिलहाल में ही जर्मनी में हुआ था, सेम उसी तरीके से गाड़ी चढ़ा दी गई और फिर निकल के वो शूटिंग भी करने लग गया, लोगों को मारने भी लग गया। पुलिस ऑफिशियल्स को भी उन्होंने, कई सारे पुलिस ऑफिशियल को भी मार गिराया। किसने? एक रेडिकल व्यक्ति ने। कहा पे? यूएसए में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खास बात ये थी कि वो जो रेडिकल व्यक्ति था वो यूएस के मिलिट्री में सर्व कर चुका था। इवन वो अफगानिस्तान में जो यूएस ऑपरेशन चला रहा था उसमें भी उसका भी मेंबर था, ठीक है। मतलब आर्मी में होने के बावजूद भी वो रेडिकल हो गया और उसने अपने ही लोगों को मार दिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कहां पे? न्यू ओरियन यूएसए की घटना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग करंट अफेयर्स 2 एंड 3 जनवरी 2025। पहला टॉपिक क्या आ रहा है? पहला आ रहा है पीएम मोदी टू सेंड सेक्रेड चादर फॉर अजमेर शरीफ दरगाह एंड शिवा टेम्पल क्लेम रोड, ठीक है। तो देखो, अजमेर शरीफ दरगाह से इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि लगातार न्यूज में रहा है, कंट्रोवर्सी में भी रहा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पीएम प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ही वो लगातार अजमेर की जो दरगाह है उस पर चादर चढ़ाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अजमेर की दरगाह के बारे में आप जानते होंगे, कई सारे बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज हैं वो सब भी जाते हैं, उनकी मूवी रिलीज होती है तो एक बार जरूर वहां पे जाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कुछ इस टाइप का दिखता है, काफी आइकॉनिक है। मैं भी वहां पे गया हूँ, काफी अच्छा लगता है वहां पे, ठीक है। तो ये दरगाह है, ये श्राइन है किसकी? ये श्राइन है सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती की ये श्राइन है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसको लेके भी हाल फिलहाल में ही कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको लेके कुछ ग्रुप्स ने ये क्लेम किया था कि यहाँ पे पहले एक शिवा टेम्पल था, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ का जो कोर्ट है उन्होंने परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे एक बार सर्वे कर लो, ठीक है। तो इस टाइप की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। फिर इस बार देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर बार की तरह इस बार भी अजमेर में अपनी चादर चढ़ाई है, ठीक है। तो मतलब ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि उन्होंने ये जो चादर है किरण रिजिजू को हैंडओवर की, जो कि मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। किरण रिजिजू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वक्फ एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। कहां पे? लोकसभा के अंदर वक्फ एक्ट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब इनको ही ये चादर दे दी गई क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। अब ये चढ़ाएंगे 4 तारीख को। कहां पे? अभी चढ़ाएंगे अजमेर शरीफ में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अजमेर शरीफ की फोटो देखनी जरूरी थी, काफी आइकॉनिक लगता है ना। अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ आगे की कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस फेस्टिवल भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि है क्या अजमेर शरीफ, है क्या? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, आप इसे कह सकते हो। ये क्या है? ये श्राइन है, ये आप इनको कह सकते हो, ठीक है। कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर क्या है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अजमेर जो है इसका जो पहले का नाम था, जो पुराना इसका नाम था, जो इसका रियल नेम था वो था अजय मेरू। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कैपिटल था किसका? चौहान राजपूत का। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चौहान राजपूत यहाँ पे रूल किया करते थे, कब से लेके 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि जो अजमेर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है इसको बसाया भी किसने था? इसको बसाया था अजय देव नाम के राजा ने। ये आपको ध्यान रखेंगे, अजय देव नाम के राजा ने इसे बसाया था अजमेर को मिड 12th सेंचुरी में। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी जिसने इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया और उसके बाद 400 साल तक करीब डार्कनेस में चला गया था पूरा अजमेर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मुगल एम्परर अकबर आते हैं और फिर से इसको, इस डिस्ट्रिक्ट को फिर से खड़ा करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अजमेर जो है वो चौहान राजपूत का कैपिटल था, है ना। उस टाइम चौहान राजपूत राज कर रहे थे वहां पे 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। और उसके बाद मोहम्मद गौरी आके इस पर अटैक करता है और बुरी तरीके से इसको खत्म कर देता है। 400 साल तक कुछ भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा अच्छा नहीं होता, डार्कनेस के पीरियड में चल जाता है। और उसके बाद अकबर आते हैं और अकबर आने के बाद
इस डिस्ट्रिक्ट को फिर से खड़ा किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। अजमेर जो है इसका पुराना नाम क्या है, अजमेर अजय मेरू, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा चीजों को कवर करते हुए चलना है, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होती हैं उनको थोड़ा सा देखते हुए चलना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो अजमेर दरगाह है, श्राइन है मोइनुद्दीन चिश्ती की, इसके बारे में आपको देखना है कि यहाँ पे एक उर्स नाम का फेस्टिवल होता है। ठीक है, उर्स नाम का फेस्टिवल होता है, ये क्यों होती है, क्योंकि इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ठीक है, डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो 6 दिन का उर्स फेस्टिवल होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ आता है, मतलब काफी ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक धर्म के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उर्स फेस्टिवल, आई थिंक आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अजमेर सिटी की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी कि चौहान राजपूत का ये पूरा गढ़ हुआ करता था। अजय देव नाम के व्यक्ति ने इन्हें मिड 12th सेंचुरी में बसाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी ने इसे तबाह कर दिया और फिर अकबर ने इसका फिर से रिवाइवल किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है और सेकंड टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है, इंडियाज टोबैको एक्सपोर्ट सेट टू एक्सीड 13,000 करोड़ दिस ईयर। ठीक है, तो 2024 में हम लोगों ने अराउंड 13,000 करोड़ का टोबैको को एक्सपोर्ट कर दिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टोबैको के इस टाइप से खेती होती है, बहुत सारे स्टेट्स में होती है, हर एक लगभग लगभग हर स्टेट्स में दिखेगी आपको। इवन जो साउथ के जो स्टेट्स है उसमें भी ये बहुत मात्रा में होती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसकी, टोबैको की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोबैको मतलब सिर्फ ये मत समझना कि जो हाथ से हम लोग खाते हैं वो नहीं, सिगरेट में भी टोबैको ही होता है, वो सारी चीजें टोबैको ही होती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक बार हम लोग थोड़ा सा डेटा की तरफ देख लेते हैं। डेटा में कहा गया कि इसमें 8% की वृद्धि हुई है उसके एक्सपोर्ट्स में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या बातें कहेंगी, और इसमें बात करी गई कि जो हम लोग एक्सपोर्ट जो करते हैं तो उसके लिए जो हमने संस्था बना रखी है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है और उसके प्रमोशन पे काम कर रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें एक डेटा निकल के आया है कि हम लोगों ने अराउंड 300 मिलियन केजी ऑफ टोबैको को प्रोड्यूस किया है इंडिया ने लास्ट ईयर में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एक और डेटा निकल के आता है जिसके तहत कहा गया है कि 2016 के बाद लगातार जो टोबैको के यूजर्स हैं वो घटे हैं इंडिया के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोबैको के जो यूजर्स हैं वो घटे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसका इसका पहले श्रेय लोग दे रहे थे कि हो सकता है टोबैको इतना जो महंगा हो गया है उस वजह से लोग इसके यूजर कम हो गए होंगे, पर आपको ध्यान रखना है जब लोगों से पूछा गया तो इससे जो रेट है उसका ज्यादा असर नहीं दिखा टोबैको पे। अवेयरनेस की वजह से भी टोबैको का जो असर है वो कम हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। टोबैको की जो ऑनलाइन कंजम्पशन है इंडिया के अंदर वो कम हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और अलग टाइप का फैक्ट निकल के आ रहा है कि जितने भी बच्चे हैं 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके बीच में टोबैको का मात्रा कम हुआ है। पहले ज्यादा मात्रा में किया करते थे, सेवन 2003 के आसपास, 2019 में जब देखा गया तो काफी कम हो गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इवन जो 15 साल के बच्चे हैं उनमें भी कम देखा गया, मेंस है उनमें भी कम देखा गया कि पहले से कम लोग इस्तेमाल करने लगे टोबैको का। पर जो फीमेल्स हैं उसमें देखा गया कि फीमेल्स ने टोबैको खाना और बढ़ा दिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वो सिगरेट ये सब का सेवन जो है वो ज्यादा करने लग गई हैं, ये चीज कही गई है इस डेटा के अनुसार, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक बार हम लोग टोबैको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। टोबैको के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इस बार हम लोगों ने कितने का एक्सपोर्ट किया, तो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का हम लोगों ने अभी एक्सपोर्ट कर दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है, सबसे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन टोबैको को प्रोड्यूस करता है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा करता है चाइना और सेकंड नंबर पे है इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अगर ऑप्शन आ गया कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, तो आप बिल्कुल इसको करेक्ट आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों लगातार आते हैं, पिछली बार भी आई थिंक टी बोर्ड ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया हुआ था, आगे मैं बताऊंगा कि टोबैको से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि टोबैको का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन, इंडिया, इसी चीज आप ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे प्रोड्यूसर पूछे तो आप चाइना और इंडिया करेंगे, और अगर आपसे कंज्यूमर पूछे तब भी आप इसको चाइना एंड इंडिया ही करेंगे, क्योंकि चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है किस चीज का, टोबैको का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी भी हमारे बहुत सारे भाई जो है टोबैको का सेवन करते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। टोबैको है, टोबैको के बारे में एक दो चीजें और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अभी इस साल 2-3 साल पहले कोरोना आया था, आपको पता ही है। ठीक है, कोरोना से कई लोगों की मौत हो गई थी, हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे, बट टोबैको से उससे भी ज्यादा लोगों की मौत होती है हर साल, पर इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो यूज करने वाले जो लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। और जो कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज है उसमें से 80% कंट्रीज वही हैं जो
लोअर इनकम ग्रुप में है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब जो गरीब कंट्रीज में लोग ज्यादा सेवन करते हैं किसका, टोबैको का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे के कंपैरिजन में, जो कि अमीर कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है टोबैको खाने की वजह से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 80 लाख लोग इस देश को छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ एक साल में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक साल में ये देख लो आप, कोरोना से मैच कर लो, कोरोना पे सबने कितना हल्ला मचाया कि कोरोना से इतने लोगों की मौत हो जा रही है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 13 लाख लोग, 13-14 लाख लोग हर साल सिर्फ टोबैको खाने की वजह से मर जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब इतनी भयानक मौत हो जाती है हर साल, 13-14 लाख लोग मर जाते हैं। कोरोना से कितने मरे एक साल में आप देख लो, और टोबैको से देख लो कितने लोगों की मौत हो जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी टोबैको खा रहा है उसमें से कहा जाता है कि उसमें से आधे लोग तो पक्का मरने ही मरने हैं किसी ना किसी साल में, ये बात कही जाती है। मतलब इतना ज्यादा हानिकारक है टोबैको, किसी भी तरीके से आप यूज करते हो, चाहे सिगरेट के फॉर्म यूज करते हो, किसी भी तरीके के, सिगरेट तो और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करते हो तो फिर वो आदत छोड़ती नहीं है, ऐसी तलब लगती है उसकी कि वो आदत छूटेगी नहीं, हाथ कांपने लग जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, 13-14 लाख अकेले इंडिया में मर रहे हैं हर साल टोबैको की वजह से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टोबैको को मैनेज करने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, ये भी एक टाइप की इंडस्ट्री है, जैसे पटाखों की इंडस्ट्री है, पटाखों से भी नुकसान होता है ना, एयर पोल्यूशन होता है, बट उसके लिए भी एक पूरी इंडस्ट्री है, उसको भी हम लोग एक तरीके से कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो टोबैको को भी कंट्रोल करने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए और इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक बोर्ड बना रखे हैं हमने जिसे कहते हैं हम लोग टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है उसे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1975 के अंदर, और इसके तहत टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था बनाई गई थी, ठीक है। ये एक संस्था बनाई गई थी टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, कब, 1976 में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्ट कब आया, 1975 में। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया 1976 से अपना काम करी, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसके पास पावर ज्यादा है, ज्यादा ऑटोनोमस है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी होने का यही फायदा होता है कि ज्यादा ऑटोनोमस हो जाती है, और इसका काम क्या है, इसका काम है टोबैको को एक्सपोर्ट करना, टोबैको को प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं उनके फार्मर्स को की हेल्प करना, ठीक है, वो किस टाइप से कर रहे हैं, उनको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सारी चीजों को देखना टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गया है किसका, टोबैको का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है, टोबैको नहीं तो टी बोर्ड्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है 2023 के यूपीएससी वाले में, आप देखेंगे तो 2022 से 2023 में आप देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यार, कोई भी टॉपिक जो है आप इजी मत समझो, कोई भी टॉपिक आप ऐसा मत समझो कि यार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का है, तो आप हेडक्वार्टर कहाँ से बताओगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजों के बारे में पता करना। तो टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार देख लेना, 2023 में आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है, टी बोर्ड नहीं तो टोबैको बोर्ड आपको दिखेगा, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, टोबैको के बारे में ये सारी चीज को समझ पा रहे होंगे। टोबैको के लिए ये भी वर्ड यूज किया जाता है, ये भी लाइन कही जाती है, ये एक प्रिवेंटेबल डेथ है, मतलब कोरोना से तो बचना नामुमकिन सा हो गया था, है ना, किसी की भी मौत हो जाती थी क्योंकि हवा में फैल रहा था, बट टोबैको को हम लोग बचा सकते हैं, हम लोग अपने भाई बहन जो भी हैं उन लोगों को बचा सकते हैं इसके दुष्परिणाम से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसे प्रिवेंटेबल डेथ कहा जाता है कि इस डेथ को बचाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती है क्योंकि काफी ज्यादा हानिकारक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट है साउथ कोरिया से इनिशियल डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेजू एयर क्रैश, ब्लैक बॉक्स वॉइस रिकॉर्डर, ऑल विक्टिम्स आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल फिलहाल में अजरबैजान का भी एक प्लेन क्रैश हो गया था, है ना, और अभी हाल फिलहाल में साउथ कोरिया का भी प्लेन क्रैश हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ कोरिया का भी प्लेन क्रैश हो गया। अब जो प्लेन क्रैश होता है तो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बॉक्स ढूंढा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉक्स, ठीक है। ब्लैक बॉक्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ब्लैक बॉक्स जो है वो ब्लैक कलर का नहीं होता, वो इस कलर का होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स से लोग सोचते हैं कुछ ब्लैक कलर का कुछ भारी भरकम डब्बा होगा कहीं पर रखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है ब्लैक बॉक्स जो है वो ब्लैक कलर का नहीं होता, वो ऑरेंज कलर का होता है, आपको नाम भी ध्यान रखना है, ऑरेंज कलर का होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, इसको इंटरनेशनल ऑरेंज कहते हैं, इंटरनेशनल ऑरेंज कलर कुछ कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये ज्यादा चमकता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स कहीं काला डब्बा कहीं पड़ा होगा तो हो सकता है आपको दिखे भी ना अंधेरे में, बट ऑरेंज कलर जो है ये दिख जाता है, तो इस तरीके से इसमें डिवाइस भी रह जाते हैं ताकि इसको लोग डिटेक्ट कर सकें। तो जैसे ही प्लेन क्रैश होगा
तो ये जो डब्बा है ये बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल का बनाया जाता है, ये फूटता उठता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सारी वॉइस है ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार ब्लैक बॉक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही कोई भी एक्सीडेंट होगा, जैसे ही कोई भी प्लेन क्रैश होगा, तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है कॉकपिट, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये आप ध्यान रखेंगे। और एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये आप ध्यान रखेंगे। अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर काम क्या होता है? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर काम होता है कि जो भी डेटा है, मतलब प्लेन कौन सी हाइट पे था, ठीक है, फिर जो कैप्टन है उसने क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उसने क्या बटन दबाया, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इस डिवाइस में सेव होती रहेंगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एक तरीके से सेव करेगा, मतलब वो सारी बातें जो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, हंसी मजाक जो भी कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, वो सारी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी सेव होती रहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं, इन दोनों को मिला के ही ब्लैक बॉक्स बनता है, और इस तरीके से पता चल जाता है कि आखिर हुआ क्या था उनके साथ। जैसे कि समझ लीजिए कि इंजन का फेल हुआ है ना, तो इंजन का फेल हुआ तो आपस में ऑब्वियसली बात करेंगे कि यार इंजन फेल हो गया, ये जो भी पैनिक वाली सिचुएशन बनेगी, तो सारी आवाज यहाँ पे सेव होती रहती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फ्लाइट में क्या चल रहा है उस टाइम, टेम्परेचर क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में सेव होती रहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इन दोनों को मिला के बनता है ब्लैक बॉक्स, जो कि ब्लैक कलर का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है ऑरेंज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर बार आपको ऑरेंज कलर का ही मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमें पढ़ाया गया था, वहां से तो क्वेश्चन नहीं आए, पर आपको ध्यान रखना है इसी टाइप से क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शाहरुख खान प्रेजेस प्राइम मिनिस्टर मोदी विजन ऑफ वेव समिट 2025, ठीक है। तो वेव्स नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट को लॉन्च कर दिया है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और शाहरुख खान जो है, जिन्हें किंग खान भी कहा जाता है, उन्होंने तारीफ की है किसकी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, वेव समिट को लॉन्च करने के लिए। अब हम लोग समझेंगे कि वेव समिट है क्या, जिसकी लोग इतनी तारीफ करें, ये चीज हम लोग को समझने बनती है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया? अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ये आप ध्यान रखेंगे। वेव समिट, अब वेव समिट क्या है? वेव समिट है जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, कोई गेमिंग में है, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है लोग, कोई इन सारी चीजों के लिए है क्या? वेव समिट, ये आप ध्यान रखेंगे। कोई क्रिएटर है, कोई एनिमेशन बनाता है, कुछ भी चीजें जो बनाता है, ठीक है, वो क्या है, वो सारे लोग वेव समिट से जुड़ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब बॉलीवुड एक्टर से लेके नीचे एक गांव में काम करने वाले, रील्स बनाने वाले व्यक्ति के साथ वो सारे वेव समिट का एक हिस्सा बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये अलग टाइप की समिट है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, एक बार वेव समिट की हम लोग फुल फॉर्म देख लेंगे। वेव समिट की फुल फॉर्म क्या है? वेव समिट की एक बार हम लोग फुल फॉर्म देख लेंगे। वेव समिट की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना, किस चीज का? कंटेंट क्रिएशन का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यही आएगा कि वेव समिट का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया को ग्लोबल हब बना देना, किस चीज का? इंडिया में ग्लोबल हब बनाना किसका? कंटेंट क्रिएशन का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक छोटे व्यक्ति से लेकर छोटे रील बनाने वाले व्यक्ति से रिलेटेड, एनिमेशन वाले जो लोग हैं, जो किसी और चीज में डिजाइनिंग में काम करते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ के साथ में बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं उन सबको जोड़ेगा, ठीक है। और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इंटरेक्ट करने का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स के गेम्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के और इवेंट है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें जो टॉप करता है उनको, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एनिमेशन में टॉप किया, ठीक है, किसी ने एनिमेशन में टॉप किया, तो एनिमेशन में टॉप करने वाले को मौका दिया जाएगा कि जो अनाइम वाले, जैसे अनाइम वाली जो वीडियोस होती हैं, ठीक है, वो बनाने, वो समझ लीजिए कि जापान से बन रही है वो, ठीक है। तो जापान से जो वीडियोस बन रही है उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका दिया जाएगा। मतलब छोटे व्यक्ति को उसी इंडस्ट्री में किसी बड़े व्यक्ति के साथ कोलैबोरेट करने का मौका दिया जाएगा वेव समिट के तहत, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि वेव जो समिट होने वाला है, इसमें जो इन्फ्लुएंसर काम करते हैं, जो क्रिएटर्स काम करते हैं, इनका बहुत ही बड़ा रोल है इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, ठीक है। आपको पता है कि हमारा लक्ष्य है कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? हमारी हेल्प करेगी वेव समिट, जो हमारी क्रिएटर वाली इंडस्ट्री है, अलग अलग क्रिएटर्स हैं जो अकेले अपने दम पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, उनकी हेल्प ली जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और दूसरों उन लोगों को एक तरीके का रिकॉग्निशन भी मिलता है, जो कि टीवी इंडस्ट्री में है, एनिमेशन में है, गेमिंग में है, इनोवेटर है, किसी टाइप के, किसी भी टाइप की अगर कोई भी चीज करते हैं आप ऑनलाइन, तो उन सबको एक तरीके से वेव समिट में जोड़ने का
मौका दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो इंडियन सिनेमा के जो लीजेंड्स रहे हैं जैसे कि राज कपूर है ना, मोहम्मद रफी, इन लोगों की एनिवर्सरी भी एक तरीके से मनाई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। आपने देखा होगा कि राज कपूर के भी जो फैमिली मेंबर हैं, अभी करीना कपूर, ये सब, उन सबको इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, ठीक है। तो वहां पे भी उन्होंने सेम बात कही थी कि राज कपूर साहब ने जो काम किया उसको आप लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। जो उन्होंने आइकॉनिक पिक्चर्स बनाई, ठीक है, उन सारे लोगों को, उन सभी लोगों को, उन सभी चीजों को आप एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में आपको फैलाना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आ रही है। 70 लाख ग्रीवेंसेस रिजॉल्व थ्रू सीपी ग्राम्स बिटवीन 2022 एंड 2024, ठीक है। अभी सीपी ग्राम्स क्या है, इससे रिलेटेड भी यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको डेटा बता देता हूं कि सीपी ग्राम्स की तरफ से न्यूज आ रही है कि सीपी ग्राम्स में, जो कि ऑनलाइन रिड्रेसल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी शिकायतें होती हैं वो आप डाल सकते हो। इसने 70 लाख जो ग्रीवेंसेस है उसको सॉल्व किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 70 लाख ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया है 2022 से लेकर 2024 में। और इसके जो भी 25 लाख से भी ज्यादा यूजर्स बताए जा रहे हैं, बहुत ही कम समय में 25 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं, और 2022 से 24 में 70 लाख जो क्वेश्चंस है, जो ग्रीवांसेस है, उसको सॉल्व कर चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो सीपी ग्राम है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। सीपी ग्राम की फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब आपको किसी मिनिस्ट्री से या किसी भी चीज से अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं इसके ऐप पे, नहीं तो आप इसके वेब पोर्टल पे लॉग इन करिए, नहीं तो उमंग ऐप के थ्रू आप सीपी ग्राम्स में जा सकते हैं और सीपी ग्राम में जाकर अपने आप को रजिस्टर करके आपकी जो भी कंप्लेन है उसको भेज सकते हैं, डाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले जो टाइम लगता था, पहले अराउंड 22 दिन के आसपास टाइम लग जाता था कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, 22 दिन के आसपास देखा गया है। अब ये घट के 12 दिन रह गया है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब काफी तेजी से जो भी किसी भी अगर मिनिस्ट्री हो गई, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, किसी के साथ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जाकर सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये एक अकेला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे इंडिया में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। सीपी ग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन चुका है ऑलरेडी, यूपीएससी में आ चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली इन्वेस्टिंग ओवर रुपीज 300 करोड़ टू डेवलप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एआई डायरेक्टर, ठीक है। तो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर ने कहा है कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 3000 करोड़, 300 करोड़ रुपए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारी फिजिकल दुनिया में जो आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, तो ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही डिजिटल दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे कि हम लोग का यूपीआई हो गया, तो उस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कौन? दिल्ली एम्स। मतलब मेडिकल सेक्टर में दिल्ली एम्स क्या कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एआई की हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है कौन? दिल्ली एम्स, से आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली कौन से एम्स ने ये फैसला लिया कि वो 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा किस चीज के लिए? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली एम्स करेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और वहां के डायरेक्टर ने कहा है कि ये सारे लोगों के लिए सुविधा वाला काम करेगा, पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट होने वाला है, ये सारी बातें कही, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारे हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पॉलिसी डिस्कशन के लिए भी एआई बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सारी बातें कही गई किसकी तरफ से? एम्स के डायरेक्टर की तरफ से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ केपी कोचर नाम के एक प्रोफेसर हैं एंड हेड ऑफ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एट एम्स, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है, एआई को आप डाल रहे हो मेडिकल सेक्टर में, वो तो ठीक है, बट ऐसा नहीं हो कि इससे ह्यूमन टच जो है, ह्यूमन टच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, अगर वो आपसे प्यार से बात करेगा, अगर आपको संतावना देगा, हो सकता है उससे उससे उतनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी आसानी से जल्दी ठीक ना हो पाए, ठीक है, बट वो कहेगा कि आपसे ठीक हो जाएगा, तो आपका भी मनोबल बढ़ता है, और अगर आपका मनोबल बढ़ेगा तो सच में जो बीमारी होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ह्यूमन टच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे? मेडिकल सेक्टर में। तो इन प्रोफेसर का कहना है कि कहीं एआई लाने से जो ह्यूमन टच है वो खत्म ना हो जाए, तो इसलिए एआई को बैलेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसने कहा? इन डॉक्टर साहब ने कहा, केपी कोचर डॉक्टर साहब ने कहा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको अगर आपको कभी यूज करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, टीजी अनीश दयाल अब रिटायर हो चुके हैं, जो कि सीआरपीएफ के डीजी रहे हैं, और अब इनकी जगह कौन बन गए? अब इनकी जगह बन रहे हैं
अब इनकी जगह बन रहे हैं वितुल कुमार सिंह, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वितुल कुमार सिंह अब नए एक्टिंग डीजी बन गए हैं किस चीज के, या अभी फुल टाइम डीजी नहीं बने हैं, एक्टिंग डीजी बन गए हैं किसके, सीआरपीएफ के। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आप थोड़ा ध्यान रखोगे, सीआरपीएफ के बारे में पूछेगा तो ये सीएपीएफ का पार्ट आपको पता ही है। इसके नए डीजी कौन बने हैं, इसके नए डीजी बने हैं वितुल कुमार सिंह, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसको हटा के, अनीश दयाल को हटा के, ये आप ध्यान रखेंगे। वितुल कुमार सिंह जो है ये 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं, आपको ध्यान रखना है। अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के आईपीएस अफसर थे, जो कि मणिपुर काडर से बिलोंग करते थे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वितुल कुमार सिंह के बारे में आप जानेंगे। वितुल कुमार सिंह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि अभी रिसेंटली कौन बने, तो आपको ध्यान रखना है कि 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं, कौन से काडर के, यूपी काडर के, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था पंजाब में। ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना होगा, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ चुके होंगे। इससे पहले ये स्पेशल डीजी थे और अब ये एक्टिंग डीजी बन गए, कहाँ पे, सीआरपीएफ में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक और मैंने आपको बताया था, एक और चीज मैंने आपको बताई थी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, ठीक है। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। मैं फिर से इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में करा रहा था, तो अभी मैंने आपको फिर से एक और अपॉइंटमेंट बता दिया, फिर से रिवाइज करा दिया कि रामा सुब्रमण्यन को एनएचआरसी का हेड बनाया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनएचआरसी के नए चीफ का नाम क्या है, एनएचआरसी के नए चीफ का नाम है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस, फॉर्मर जज रामा सुब्रमण्यन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज आपको भूलना नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो हेड है वो, उनका नाम क्या है, विजया राहतकर। ये सारी चीज बता चुका हूँ। ये भी जो 2024 की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट थोड़ा आप ध्यान रखोगे अलग से। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया एश्योर्स सपोर्ट फॉर केरला निमिषा प्रिया सेंटेंस टू डेथ इन यमन, ठीक है। तो आपको निमिषा प्रिया के बारे में आप जानते होंगे, ये एक महिला है जो 57 ईयर्स की आई थिंक होगी, ठीक है। तो इनके साथ बहुत ज्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट हो चुका है, कहां पे, यमन के अंदर ये फंस चुकी हैं। आगे मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। अभी के लिए समझो कि रणधीर जायसवाल, जो कि एमईए के स्पोक्स पर्सन है, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन, जिनका नाम है रणधीर जायसवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। पहले कौन थे, पहले थे अरिंदम बागची, ठीक है। तो अब तो यूनाइटेड नेशन में चले गए। रणधीर जायसवाल अभी एमईए के स्पोक्स पर्सन है, और इन्होंने कहा कि हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं और सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, किसको, निमिषा जायसवाल को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, निमिषा प्रिया को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी निमिषा प्रिया की कहानी क्या है, आप इसको समझिए। निमिषा प्रिया क्या थी, निमिषा प्रिया एक नर्स बनी। नर्स बनने के बाद वो सोची कि वो किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाएगी और वहां से कुछ पैसे कमाएगी, ठीक है। वहां पे ये चली गई थी। फिर वहां पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। 5-6 साल काम अच्छे से चला भी, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का ही एक हॉस्पिटल खोल लूं, ठीक है। बट यमन के लॉ के अनुसार अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है तो वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ आप मिलके, जो कि वहां का रेजिडेंट होना चाहिए, वहां का रहने वाला होना चाहिए, जिसके साथ खोल मिलके आप खोल सकते हैं हॉस्पिटल से सब, ठीक है। तो वहां से एक व्यक्ति से वो मिलती है, उस व्यक्ति के साथ वो पार्टनरशिप करती है और एक तरीके का हॉस्पिटल खोल लेती है, ठीक है। बट जब उसके जो पार्टनर है उनको ये मजबूरी पता चलती है, ठीक है, उस टाइम फिर वो निमिषा प्रिया का फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फायदा कैसे उठाते हैं, फायदा उठाते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा पैसे एक्सटॉर्ट करने लगते हैं, ये कहने के नाम पे कि भाई मैं पार्टनरशिप से बाहर निकल जाऊंगा और आपके सारे पैसे से बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। प्लस उनका पासपोर्ट ये सब भी छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि मैं बाहर वाली अथॉरिटी से आपको पकड़वा दूंगा, आपके पास पासपोर्ट नहीं रहेगा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो बहुत अलग अलग टाइप के इनके साथ टॉर्चर करा जाता है। ये एक मैरिड महिला थी, ठीक है। इनके जो हस्बैंड है उन्होंने ही पैसे भी भेजे थे हॉस्पिटल में खर्च करने के लिए, उसको बनवाने के लिए हॉस्पिटल को, ठीक है। अब इस मैरिड महिला को परेशान भी किया जाता है, और कई बार तो वो जो व्यक्ति है सामने वाला, जो पार्टनर है, जो कि हॉस्पिटल में पार्टनर था, उसने यह भी क्लेम कर दिया कि मैं तो इसका हस्बैंड हूँ, ठीक है, अलग अलग अथॉरिटीज के सामने यमन में। तो बहुत तरीके की यमन में इनको दिक्कत आ रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इसको एक नींद की गोली दे दूं, एक दवाई इन्होंने सोची, ठीक है, इसको दे दूंगी तो ये थोड़ा सो जाएगा और उसके बाद मैं पासपोर्ट ये सब लेकर भाग जाऊंगी, ठीक है। बट हुआ क्या, उन्होंने उसका ओवरडोज उसको दे दिया और उसकी वजह से मौत हो गई, किसकी, उस सामने वाले व्यक्ति की, ठीक है। अब मौत हो गई तो ये भागने लगी। भागने के बाद इन्हें बॉर्डर पे पकड़ लिया गया यमन में। ये जो केस है काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया था और बॉर्डर पे इनको पकड़ लिया गया था, ठीक है। अब बॉर्डर पे उनको पकड़ लिया गया और उसी टाइम क्या हो गया, यमन में सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद लोग क्या है, लोग इस पे ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, इस पे, इनकी प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, निमिषा प्रिया की प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो अब इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा दिक्कतें का सामना आने लगा, और अभी हाल फिलहाल में ही निमिषा प्रिया को मौत की सजा अप्रूव कर दी गई है वहां के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो अब निमिषा प्रिया को उन्होंने कह दिया साफ साफ कि इसको तो हम लोग लटका के ही मानेंगे, इसको तो हम लोग फांसी
तक पहुंचा के मानेंगे वहां के रूलर ने कहा, ठीक है। वहां के रूलर का कहना है कि कैसे किसी की हिम्मत हुई कि हमारे यहाँ के रेजिडेंट के यहाँ पे एक यमनी व्यक्ति को किसी ने इस टाइप से मार दिया, हम लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको अब मौत की सजा सुना दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी के लिए निमिषा प्रिया को बहुत लोग बचाना चाहते हैं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से, वेस्टर्न कंट्री से भी काफी ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। कुछ उनके जो जजेस हैं वो इनका जो केस है रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है, वो चाहते हैं कि कैसे भी ये बच जाए, क्योंकि सबके अनुसार अब यही मान के चलते हैं हम लोग सब कि ये एक इनोसेंट है जो कि गलत तरीके से किसी के चुंगल में फंस चुके हैं, ठीक है। ये वहां की जेल में है और अपनी डेथ का इंतजार कर रही है अभी फिलहाल के लिए तो, बट हम लोग इंडिया भी अब इनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, निमिषा प्रिया को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अदर साइड ऑफ स्टोरी अभी मेरे को तो नहीं पता, ठीक है, अदर साइड ऑफ स्टोरी भी हो सकती है कुछ, है ना, ये हमने गवर्नमेंट के सामने ये भी चीज हम लोग को देखना चाहिए। बट एक साइड स्टोरी जो कि निमिषा प्रिया की तरफ से जो मेरे को जेन्युइन लगती है वो तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, महाकुंभ 2025। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि महाकुंभ चल रहा है, जनवरी में स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है 2025 का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अराउंड 45 करोड़ के आसपास डिवोटीज आने वाले हैं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 20 करोड़ के आसपास टोटल आबादी है किसकी, यूपी की, और 45 करोड़ के आसपास डिवोटीज यहाँ पे आएंगे पूरे वर्ल्ड से, ये कही गई है एक सर्वे में बात, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसलिए महाकुंभ को एक महाकुंभ जहां पे हो रहा है, महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी अच्छे से हो पाए, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे हम लोगों ने टेंट सिटी भी बनाई है। टेंट सिटी का काम क्या है, टेंट सिटी का काम है वहां पे हॉस्टल ये सब, हॉस्टल नहीं, होटल्स ही सब खोले जाए। होटल्स में क्या होगा, होटल्स में एक रात में रुकने की कीमत 1500 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की है, ठीक है। वहां पे लोग रुक सकते हैं, एक बंगला टाइप का उनका क्रिएट करके दिया जा रहा है उन टेंट के साथ ही, ठीक है। ये टेंट टेम्परेरी टेंट वहां पे लगाए जा रहे हैं जब तक ये महाकुंभ वाला मेला चल रहा है, ठीक है। तो लोग काफी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज वहां पे दी जा रही है, कहाँ पे, महाकुंभ मेला में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेंट हॉस्पिटल भी बनाए हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि वहां पे 2 बच्चे पैदा हुए अभी हाल फिलहाल में ही, एक का नाम, लड़के का नाम कुंभ रखा गया और जो लड़की था उसका नाम गंगा रखा गया, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि वहीं पे महाकुंभ मेला में ही पैदा हुई थी एक गरीब फैमिली के पेट से, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। वहां पे काफी ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि अब इस पे काफी ज्यादा खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि इसको बॉम्ब से उड़ाने की बात देखी गई है, सुनने में आई है, ठीक है। हमारी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने ये दावा किया है कि इसको बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं कौन, आतंकवादी संगठन, जो कि बाबा का रूप लेकर आ सकते हैं और एक तरीके से उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं किसको, महाकुंभ में जाने वाले जो शरणार्थी हैं उनको, ठीक है। शरणार्थी नहीं कहेंगे उनको, जो जो लोग हैं जो जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, श्रद्धा भाव से उनको उड़ाने की कोशिश करी जा सकती है। नेक्स्ट है 10 इयर्स ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के अभी 10 इयर्स हो चुके हैं, है ना, कब हुए थे, सितंबर 2024 में हुए थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि कई लोगों के अनुसार सक्सेसफुल रहा भी और कई लोगों के अनुसार सक्सेसफुल नहीं भी रहा है, ठीक है। मेक इन इंडिया का है, मेक इन इंडिया एक अम्ब्रेला टर्म समझ सकते हो, जिसमें हम लोग यह कोशिश करते हैं कि हमारे देश में चीजें बने, ठीक है। मतलब वोकल फॉर लोकल जो इनिशिएटिव है, इसी के अंडर में है, बहुत सारे इनिशिएटिव इसी के अंडर में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट PLI इनिशिएटिव है ना, पेमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव, परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये सारी जो इनिशिएटिव्स हैं वो मेक इन इंडिया के अंदर ही रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेक इन इंडिया किसका आइडिया था, ये था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आइडिया, है ना, और इसको 2014 में सितंबर में लॉन्च किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसके 10 साल हो गए, तो आप थोड़ा सा के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेक इन इंडिया की रशिया काफी ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि हमें भी इस टाइप का मेक इन रशिया बनाना चाहिए, जैसे इंडिया मेक इन इंडिया बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, नेक्स्ट न्यूज आ रही है इलॉन मस्क की तरफ से। अब इलॉन मस्क ने दावा किया है कि जो सुचीर बालाजी, इनका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, सुचीर बालाजी, है ना, सुचीर बालाजी एक रिसर्चर थे, कहां पे, चैट जीपीटी में, ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, ठीक है। चैट जीपीटी से फिर से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कवर करेंगे। चैट जीपीटी अभी कंट्रोवर्सी में इसलिए था क्योंकि उस पर कई सारे लोगों ने कलम क्लेम किया, उसमें से एक थे सुचीर बालाजी, जो कि विसल ब्लोअर भी रहे, मतलब ये पहले काम करते थे वहां पे, फिर इन्होंने ही सारी जानकारी लीक कर दी, पूरी दुनिया को बता दिया कि ये जो चैट जीपीटी है वो गलत तरीके से काम करता है, ठीक है। ये जितने भी जो पेड वेबसाइट है उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकालता है और गलत तरीके से, जो कि कॉपीराइट, जिसका कॉपीराइट हक होना चाहिए, उन जितनी भी जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका, न्यूज वेबसाइट्स हो गई, उन सबका कॉपीराइट हक होना चाहिए। सुचीर बालाजी कहते हैं कि चैट जीपीटी है उनकी इन्फॉर्मेशन निकालता है और गलत तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन की तरह यूज करता है उसको, और चैट जीपीटी की इन्फॉर्मेशन दिखाता है कौन,
ये किसने कहा? ये सुचीर बालाजी ने कहा था, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज क्लेम की थी, ये इंडिया के ही थे, है ना, बट ये अभी यूएसए में रह रहे थे, इनको मार मार दिया गया, ऐसा क्लेम करिए कौन? उनकी मदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ 26 साल के थे और इनकी जो लाश है मिली कहाँ पे? लटके हुए फैन के अंदर, ठीक है। तो लोग क्लेम कर रहे हैं और इवन इलॉन मस्क ने कहा कि ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने सुसाइड किया है। वहां की जो पुलिस थी उन्होंने कहा कि इन्होंने सुसाइड किया, बट इलॉन मस्क के अनुसार कहा गया कि नहीं, ये सुसाइड वाला केस नहीं लग रहा है, इसको मारा गया है। ये किसने क्लेम किया? ये क्लेम किया इलॉन मस्क ने, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्चुअली रिएक्ट कर रहे थे इनकी जो मदर है सुचीर बालाजी की एक इंटरव्यू पे, जिसमें वो कह रहे थे कि इसको मारा गया है, ना कि उन्होंने सुसाइड किया है। सुचीर बालाजी तो सुसाइड करने वाले थे ही नहीं। और ऐसा ही क्यों हो गया यार कि अभी कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले ही चैट जीपीटी पे आरोप लगाए और अब इनको मार दिया गया, ठीक है। तो काफी ज्यादा मतलब जैसे हम लोग यूएसए को समझते हैं कि यूएसए में सबको न्याय मिलता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बस अगर आपका मीडिया स्ट्रांग है तो आप अपनी इमेज चमका सकते हो दूसरी कंट्रीज में, है ना। अगर आपका मीडिया वीक है जैसे कि इंडिया का, तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा गिर के रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, जाइंट लीप फॉर इंडिया, इसरो सक्सेसफुल लॉन्चेस स्पेस डॉकिंग मिशन पेडेक्स। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो जाइंट लीप मिल गया, क्यों? क्योंकि अब फ्यू कंट्रीज के पास ही इस टाइप की टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में देख ले तो कौन कौन है? यूएसए है, चाइना है, रशिया है, और अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अलग अलग कंपोनेंट्स को ऊपर ले जाकर जोड़ सकती है। डॉकिंग फैसिलिटीज, डॉकिंग टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये हमने कैसे अचीव की? स्पेडएक्स मिशन के तहत अचीव की। कौन सा रॉकेट यूज किया? PSLV C60 का यूज किया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भूलना नहीं है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है। हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? मोदी गवर्नमेंट लॉन्चेस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम set to benefit 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई थी कि हम लोग ऐसा एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम का एक लाने वाले हैं, ठीक है, स्कीम लाने वाले हैं। अब ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है? इसको अब लॉन्च कर दिया गया, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या, ठीक है। इसको समझिए कि जैसे कोई नेटफ्लिक्स है, ठीक है, जैसे कि आपको मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स से देखनी है ना। नेटफ्लिक्स से देखनी है तो आप उसको परचेज करोगे, अगर आप परचेज करोगे तो आप उसका बेनिफिट करोगे। अब सेम चीज आपके घर वाले भी करें, आपके भाई भी करें, आपकी मम्मी भी करें, है ना, आपके पापा भी करें, तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, है ना। तो उनका एक आप पैकेज खरीद सकते हो, उनका फैमिली वाला, आप फैमिली वाला पैकेज खरीद लोगे तो सब लोग यूज कर सकते हैं, तो उससे आपको कम पैसे मिलेंगे, तो लगेंगे। तो उसी टाइप का ये पूरा स्कीम होने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो भी रिसर्च करते हैं लोग, ठीक है, स्टूडेंट जो भी रिसर्च करते हैं, कुछ रिसर्च वाली कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हमारी सरकार एक बार में ही सारे पैसे दे दे और कह दे कि भाई इसमें से जो भी चीजें हैं वो हम लोग के इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारे स्कॉलरली जो आपने लिखा हुआ है सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन? रिसर्चेस का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट। ये किसने कहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही बार में पे करने के लिए तैयार है और हमारे इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो इसका फायदा उठा सकती हैं। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक इंस्टीट्यूट को या हर एक यूनिवर्सिटी को हर बार पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी स्कॉलरली कोई भी प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत है, ठीक है। मतलब एक पूरा पैकेज के तहत ही सब कुछ मिल चुका है, सारी चीजें अवेलेबल है, जिसको भी यूज करनी है वो जाके उसे यूज कर सकता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री डिक्लेयर्स 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, राजनाथ सिंह सेज मोमेंटस स्टेप, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल फिलहाल में ही 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसने डिक्लेयर किया, ठीक है, और अलग अलग मिनिस्ट्री का नाम दिया होगा या अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे नोटिफाई किया है कि 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हम लोग घोषित करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स मतलब अब बहुत सारे रिफॉर्म्स करे जाएंगे किसमें? डिफेंस मिनिस्ट्री में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रहा है? नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, एयर इंडिया रोल्स आउट वाईफाई सर्विसेज ऑन सेलेक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो आपको पता होगा तो इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले जो लोग होते हैं वो वाईफाई सर्विसेज का फायदा नहीं उठा पाते हैं ना। बट एयर इंडिया ने इसे लॉन्च कर दिया है अपने कुछ सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब लोग वाईफाई का लुत्फ उठा सकेंगे कहाँ पे? इनके प्लेन्स के अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये करने वाली एयर इंडिया एक पहली कंपनी बनी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने
हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खरीदा था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। और अब एक लास्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट न्यूज क्या है? जीएसटी मॉप अप एट रुपीज 1.77 लाख करोड़ इन दिसंबर, ठीक है। तो जीएसटी 1.77 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है किसके अंदर? दिसंबर के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जीएसटी के बारे में पता ही है, जीएसटी को कब लॉन्च किया गया था ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपको पता ही है। ये क्या है? ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है ना। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे, ठीक है। बट अब क्या कर दिया, पूरे इंडिया में एक ही टाइप का टेस्ट चलता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके दो रूप है ना। एक तो हो गया सीजीएसटी, जो भी जीएसटी से कलेक्शन होता है उसको अलग अलग आधा आधा बांट दिया जाता है, स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। आईजीएसटी क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इनकी एक गवर्नेंस की जो हाईएस्ट गवर्नेंस की जो बॉडी है उसको क्या कहा जाता है? उसको जीएसटी काउंसिल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी नेटवर्क नाम का एक पोर्टल है, जीएसटीएन क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको 101st अमेंडमेंट के साथ लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 101st अमेंडमेंट के साथ लाया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और अब मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली पीटी फैक्ट्स भी डालता हूँ सिर्फ आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसको भी जरूर पढ़ेंगे और अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्लास आएगी अब कल के दिन। थैंक यू सो मच।